तो आज हम शुरू करते हैं हमारा तीसरा पार्ट जो है तीसरा फिजियोग्राफिक डिवीज़न राजस्थान का, जिसका नाम है ईस्टर्न प्लेन्स या फिर पूर्वी मैदान। ठीक है, तो इसके बारे में हम आप भी पढ़ते हैं। तो इसका सबसे पहले अगर हम बात करें कितने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है, तो ये हमने देखा था 23.6% हमारे क्षेत्रफल में है। और ये जो है यहाँ पे 40% जनसंख्या निवास करती है, यानी राजस्थान के 23.6% क्षेत्रफल पे है प्लस जनसंख्या 40%। इसका मतलब यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये वैसे भी समझ में आता है क्योंकि ये ईस्टर्न प्लेन्स है ना, जो ये बहुत उपजाऊ हैं। तो जहाँ भी उपजाऊ ज़मीन होती है डेफिनेटली वहाँ पे जनसंख्या क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ठीक है, इसके अलावा अपन ने जब मैं राजस्थान की उत्पत्ति पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था राजस्थान दो उनसे बना हुआ है, मिलके बना हुआ है उत्पत्तियों से। एक था गोंडवाना लैंड, एक है तैतीस सागर। तो ये जो ईस्टर्न प्लेन्स हैं ये किससे बने हैं, इसी तैतीस सागर से बने हैं। तैतीस सागर बहुत पहले था, लेकिन अगर हाल ही में अगर अपन बात करें कुछ वर्षों पूर्व ही, तो ये जो है गंगा और यमुना के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो इनकी गंगा और यमुना की जो मिट्टी है इसको हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एल्यूवियल सोयल। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इसी के बहुत सारे और भी नाम हैं, जैसे कि आप बोल दो इसको कच्छारी मिट्टी, कच्छारी, या फिर कांप मिट्टी। ठीक है, कांप मृदा। और इसी का ही साइंटिफिक नेम जो है वो है एल्फीसोल, एल्फीसोल। ठीक है, तो ये सभी इसी के नाम हैं, आप ध्यान रखना। कछारी मृदा, कांप मृदा, एल्फीसोल, एलुवियल सोल, या फिर दोमट। ठीक है, या फिर डेल्टाई, ये सब इसी के नाम है। तो यहाँ पे जो पूर्वी मैदान है, जब भी कोई नदी होती है तो उसके वहाँ पे जो मृदा पाई जाती है वो कौन सी पाई हो जाती है हमेशा, जलोढ़ मिट्टी, कांप मिट्टी, कछारी मिट्टी, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, प्लस इसका निर्माण जो है वो प्लेस्टोसीन एज में हुआ था। ये आपको याद रखने हैं सिर्फ अभी। ये ज्योग्राफिकल टाइम स्केल है, ये अभी अपन आगे बात करेंगे जब, तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो प्लेस्टोसीन एज में हुआ, प्लस गंगा एवं यमुना के द्वारा लाई गई मिट्टी से बने हुए हैं। तो ये मिट्टी कौन सी हुई, जलोढ़, या फिर आप इसको कांप कछारी कुछ भी बोलिए। ठीक है, तो कोई भी जैसे नदी होती है, जैसे मान लो ये कोई हिल है, ठीक है, पहाड़ है, यहाँ से कोई नदी निकल रही है। ठीक है, ये तो सबसे पहले यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो सबसे पहले नदी आके यहाँ पे गायब हो जाती है। गायब क्या हो जाती है, मतलब इन पत्थरों के नीचे से चलती है, और फिर ये आगे जाके यहाँ पे वापस निकलती है नदी। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं और ये वाली जो मोटी मृदा है कंकड़ पथरीली, तो इसको हम बोलते हैं भाबर। ठीक है, इसके बाद जैसे ये यहाँ पे निकली वापस, तो यहाँ पे दलदल टाइप से निकलती है, बहुत पानी भरा होगा, दलदल कीचड़ टाइप। तो ये जो दलदल नुमा चीज़ें हैं इसको हम बोलते हैं तराई, तराई क्षेत्र। ठीक है, फिर जब ये आगे चलते हैं हम, तो यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे, तो ये वाली जो है ना ये पुरानी मिट्टी, थोड़ी सी पुरानी है, और ये सबसे नई मिट्टी होगी। ठीक है, तो जो पुरानी है उसको हम बोलते हैं बांगर। ठीक है, और जो सबसे नई है उसको हम बोलते हैं खादर। ठीक है, तो बांगर मतलब भंगार से याद करो, भंगार मतलब कबाड़ा। ठीक है, तो जो पुरानी है उसको क्या बोलेंगे अपन, भांगर, और जो नई है उसको हम क्या बोलेंगे, खादर। ठीक है, ये नई है। अब अगर राजस्थान की नदियाँ देखें अगर हम, तो उसमें अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज़्यादा बांगर जो है किस नदी में है, तो मैक्सिमम जो बांगर, जो पुराना, ये पुरानी मिट्टी है, ये पाई जाती है लूनी नदी में। ठीक है, और दूसरा अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम ये नई मिट्टी वाली जो लेयर है ये कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर है चंबल, चंबल बेसिन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये चार तरह की आप ये ध्यान रखना, भाबर जहाँ पे मोटे मोटे पत्थर थे, और क्या है, नदी विलुप्त हो जाती है और वापस जहाँ पे नदी निकलती है उसको बोलते हैं अपन तराई क्षेत्र। इसके बाद जो पुरानी मिट्टी है उसको हम बोलते हैं भांगर, जो बिल्कुल नई मिट्टी की लेयर बिछती है उसको हम बोलते हैं खादर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम जो है अगर इस प्लेन्स को देखें तो ये 10 डिस्ट्रिक्ट में
फैले हुए हैं और इन्हें हम जो है मेन 3 भागों में बांटते हैं। ये माही नहीं है, ये माही है, माही नदी। ठीक है, तो चंबल के मैदान, बनास और बाणगंगा के मैदान और माही के मैदान, ये 3 भागों में हम इसको बांटते हैं। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन चंबल के मैदानों की। ठीक है, चंबल के मैदान की। तो यहाँ पे जो चंबल के मैदान है, जैसे मैं पहले आपको समझाता हूँ फिर पॉइंट देखते हैं अपन। जैसे ये चंबल नदी बह रही है, ठीक है, ये चंबल नदी बह रही है। तो चंबल नदी में कई बार पानी ज़्यादा होता है तो ये पानी निकल के इधर उधर ऐसे चला जाता है। ठीक है, तो दोनों तरफ ऐसे चला जाता है। ठीक है, अच्छा, जब ये ऐसे चला गया लेकिन फिर जैसे पानी का बहाव कम हुआ नदी में, तो ये वापस पानी जो है वो वापस खिंच जाता है। ठीक है, और इस पानी के कारण जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर गली इरोजन होता है, गली इरोजन होता है। ठीक है, यानी कि इसको आप हिंदी में बोलते हो अवनालिका अपरदन, अवनालिका अपरदन, अपरदन। ठीक है, तो गली इरोजन में क्या होता है, जैसे ये मिट्टी है, ठीक है, ये मिट्टी की एक लेयर है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे मतलब पूरा का पूरा ये धंसना स्टार्ट होगी ऐसे, मतलब ये ऐसे कट फट जाएगी, यूँ कट जाएगा पूरा मिट्टी। ठीक है, ये पूरी मिट्टी है और ये इस तरह से पानी जो है इसको क्या करता है, काट देता है गली के जैसा। ठीक है, तो ऐसे लंबी लंबी नालियाँ बन जाती हैं। ठीक है, तो आप ऐसे संरचना यहाँ देखो, तो यहाँ देखो, यहाँ से पानी ऐसे गुजरा हुआ होगा और वापस आया होगा, तो ये पूरा कट फट गया है इलाका। ठीक है, तो इस जो ये कटे फटी जो ये संरचनाएं बनती हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बीहड़। ठीक है, बीहड़, या आप इसको बोलते हो अवनालिका अपरदन के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसको आप हिंदी में बोलते हो, देखो, उत्खात भूमि। ठीक है, ये उत्खात भूमि बनती है, यही है उत्खात भूमि। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बेडलैंड टोपोग्राफी, मतलब बहुत ही खराब टोपोग्राफी, ऐसा क्षेत्र जो बहुत ऊबड़ खाबड़ हो। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं चंबल के बीहड़ या रेवाइंस। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर बात करें हम, तो जो बीहड़ बनते हैं उसमें ये नीचे वाला भाग होता है, ऊपर वाला भाग होता है। ये देखिए, ऊपर वाला भाग है, ये नीचे वाला भाग है। तो ऊपर वाले जो भाग होते हैं इसको हम बोलते हैं डांग। ठीक है, और ये जो नीचे वाला होता है इसको हम बोलते हैं खादर। ठीक है, और ये जो डांग है, इस डांग के चलते हुए यहाँ जहाँ पे ये बीहड़ पाए जाते हैं, जैसे कि सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, तो इनको हम डांग प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, डांग प्रदेश। तो डांग प्रदेश में कौन कौन आएगा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। अगर मैं बीहड़ का क्षेत्रफल अगर आपसे बोलूँ तो सबसे ज़्यादा है वो धौलपुर में, जबकि करौली जो है उसको कहा जाता है बीहड़ों की रानी। ठीक है, अच्छा, ये जो चंबल नदी का बेसिन है, जस्ट अभी हमने बात करी कि यहाँ पे कौन सी मृदा नई वाली जो है पाई जाती है। ठीक है, ये जस्ट अभी हमने बात करी, खादर जो है वो सबसे ज़्यादा चंबल के बेसिन में पाई जाती है। प्लस चंबल के यहाँ बेसिन में ही काली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, वही एलुवियल सॉइल है लेकिन थोड़ी सी ब्लैकिश कलर की है। ठीक है, तो ये हमने देखा। तो बेडलैंड टोपोग्राफी हमने समझी। बेडलैंड टोपोग्राफी क्या होती है, ऐसे मतलब इस तरह के, ये वाली जैसे देखिए ये संरचनाएं बन गई फोटो में आप देखिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन बेडलैंड टोपोग्राफी या फिर उत्खात भूमि। ठीक है, तो बीहड़ क्या होंगे, अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो है इनमें काफ़ी पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। देखो, ये बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट्स हैं। इसीलिए जो बीहड़ है, एक तो वो बड़े दुर्गम है, ऊपर से वहाँ पे फॉरेस्ट भी बहुत थे। तो यहाँ पे बीहड़ों में कौन रहते थे, डकैत रहते थे। ठीक है, तो डाकुओं के रहने के कारण इसको दस्यु भूमि भी कही जाती है, दस्यु प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, डांग प्रदेश या फिर दस्यु प्रदेश भी कहा जाता है। और इन्हीं जो डकैत है, इन लोगों के लिए, डकैतों के लिए सरकार ने इनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए यहाँ पे योजनाएं लेके आए। उनमें सबसे पहली जो योजना आई उसका नाम था कंदरा क्षेत्र विकास
कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इनको जो ये संरचनाएं बनी है ना, इनको कंदरा भी बोलते हैं, कंदरा। ठीक है, तो कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये आया था 1989 में। दूसरा जो प्रोग्राम सरकार ने यहाँ पे चलाया था वो था डांग कार्यक्रम, डांग प्रोग्राम। ठीक है, तो डांग प्रोग्राम और ये कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये दोनों ही डाकू जो लोग हैं वहाँ पे जो रहने वाले बीहड़ में, उनके उत्थान के लिए बनाया गया था। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है ये 2004 में चलाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा ये सारा चंबल का मैदान है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बात करते हैं हम बनास एवं बाणगंगा के मैदानों की। तो बनास नदी मैंने आपको बताई थी, बनास की नदी कल के लेक्चर में हमने देखा था, खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है और इस तरह जाके चंबल में मिल जाती है। ठीक है, सवाई माधोपुर के पास ये चंबल नदी है। अच्छा, ये निकली खमनोर की पहाड़ियों से। खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये हैं राजसमंद में। ठीक है, राजसमंद में। तो ये किन किन ज़िलों से गुजरती है? देखो, राजसमंद से निकली चित्तौड़गढ़, ठीक है, फिर आपका भीलवाड़ा, फिर आपका अजमेर, फिर आपका टोंक, ठीक है, और फिर आपका लास्ट में सवाई माधोपुर। तो अपन ने इस बनास बेसिन की अगर बात करें तो बनास बेसिन को हमने दो भागों में बांट दिया। एक तो ये जो है दक्षिणी और एक ये जो है उत्तरी। ठीक है, तो उत्तरी और दक्षिणी। तो उत्तरी में कौन कौन आएंगे? अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, ये आपको ध्यान रखना है। जो उत्तरी हिस्से में पड़ रहे हैं अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, ये मालपुरा से करौली तक इसको गिना जाता है। मालपुरा अजमेर के पास है, करौली जो है सवाई माधोपुर के पास है, वहाँ से इनका विस्तार यहाँ तक है। दक्षिणी मैदान जो है इनको हम मेवाड़ मैदान भी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेवाड़ एरिया में पड़ते हैं। देखिए, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये मेवाड़ प्रदेश के अंदर गिने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हुए? राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ठीक है, अच्छा, ये जो मैदान है इनमें जो है ओवरऑल जो है बनास के मैदान में भूरी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चंबल में हमने देखा थोड़ी सी काली मिट्टी थी, डार्क कलर था, और यहाँ पे जो है भूरी मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, तो एक बार इनके मैदान में अगर हम बात करें तो बनास के मैदान में दो खास बात होती है। एक होते हैं पीडमोंट प्लेन्स मैदान, पीडमोंट प्लेन्स, और दूसरा है खराड़ प्रदेश। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स में, तो एक बार इनको देख लेते हैं नेक्स्ट जगह पे, नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए, यहाँ से निकली है खमनोर की पहाड़ियों से। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम देखें तो ये देखिए राजसमंद में एक जगह है जिसका नाम है देवगढ़। देवगढ़ से लेके और भीलवाड़ा तक ये जो प्लेन्स हैं, ये जो मैदान हैं, इनको हम कहते हैं पीडमोंट प्लेन्स। पीडमोंट प्लेन होते क्या है पहले समझ लेते हैं। ये कोई भी पहाड़ी है तो उसके पहाड़ी के पास में जो ये पाए जाते हैं पठार टाइप के या मैदान टाइप के, जस्ट उसके तले में, तो ये जो पहाड़ी मिनरल्स हैं इसमें काफ़ी पाए जाते हैं, जिसके कारण कभी कभी इनका कलर जो है फेरस के कारण लाल भी होता है। ठीक है, तो ये जो पहाड़ के पास जो है, क्यों पहाड़ के पास क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि पहाड़ का अपर्दन होता रहता है, जिसके कारण यहाँ पे जो है पहाड़ घिस घिस के यहाँ पे क्या बनते जाते हैं? ये प्लेन्स बनते जाते हैं। तो ऐसे प्लेन्स जो पहाड़ के बिल्कुल पैरों में हैं उनको बोलते हैं अपन पीडमोंट प्लेन्स। ये अरावली का ही अरावली के थ्रू ही बने हैं। ये जो पहाड़ है ये यहाँ पे अरावली है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके पीडमोंट प्लेन्स। दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ है जिसका नाम है खेराड़ प्रदेश। तो ये भीलवाड़ा में से देखो, ये भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा की एक जगह है जिसका नाम है जहाजपुर। ठीक है, जहाजपुर, जहाजपुर से लेके और टोंक तक जो ये प्रदेश है इसको हम बोलते हैं खेराड़ प्रदेश। और यहाँ पे जो है कौन सी बोली बोली जाती है? खेराड़ी बोली जाती है। ठीक है, तो खेराड़ी जो बोली है वो मिक्सचर है किस किस का? मेवाड़ी का, ठीक है, ढूंढाड़ का, ढूंढाड़ी का, और आपकी हाड़ौती का। ठीक है, तो ये है खेराड़ी भाषा। ठीक है, तो इस एरिया में ही खेराड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बनास नदी, और बनास नदी के कारण जो बना मैदान उसको बोला बनास का मैदान। इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो पीडमोंट के मैदान होते हैं, दूसरा आपके खेराड़ प्रदेश यहाँ पे स्थित है।
ठीक है, तो ये इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ थी। इसके बाद अपन बात करते हैं, इसी में ही अपन ने दो भाग करे हैं, बनास एवं बाणगंगा के मैदान। तो बनास का मैदान हमने देख लिया, अब बात करते हैं बाणगंगा के मैदान की। तो बाणगंगा का मैदान कल हमने जब हम पढ़ रहे थे लास्ट मेरे प्रीवियस लेक्चर में या लास्ट लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बाणगंगा नदी के बारे में बताया था। ये कहाँ से निकलती है? बैराट हिल्स से, और ये बैराट हिल्स कहाँ है? जयपुर। फिर ये दौसा होती हुई जाती है भरतपुर, भरतपुर के आगे जाके ये आगरा में यमुना से मिल जाती है। ठीक है, तो भरतपुर में ही हमने बात करी थी कि एक बांध है जिसका नाम है अजान बांध, और अजान बांध से केवलादेव अभयारण्य जो है उसको पानी जाता है। तो अजान बांध में दो नदियाँ आती हैं, एक तो बाणगंगा, दूसरी गंभीरी नदी, और उन दोनों के पानी को कहाँ पहुँचाया जाता है? केवलादेव अभयारण्य में। ये तो हमने कल देखा। हम बात करते हैं यहाँ पे जो मैदान थे, मैंने आपको बताया ये कौन से मैदान है? रोही के मैदान से। ठीक है, तो रोही के मैदान क्या है? ये देखो, बाणगंगा नदी और यमुना नदी, ये दोआब क्षेत्र हुआ। दोआब मतलब जहाँ पे दो नदियों का क्षेत्र हो। ठीक है, दोआब क्षेत्र। तो ये जो दोआब क्षेत्र है इसको बोलते हैं अपन रोही के मैदान। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो बाणगंगा जो है उसके अगर मैं बात करूं मैदान कहाँ कहाँ फैले हैं, तो आप क्या बोलोगे? जयपुर से लेके दौसा, और दौसा से लेके भरतपुर। तो जयपुर, दौसा और उसके बाद भरतपुर, ये जो मैदान हैं इनको बोलते हैं हम बाणगंगा के मैदान। और ये बाणगंगा के जो मैदान हैं इनमें भी कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, और इन्हीं में ही रोही के मैदान स्थित हैं, आगे जाके हमने देखा। ठीक है, अच्छा, इन मैदानों की खास बात है कि यहाँ पे गेहूँ का बहुत अत्यधिक उत्पादन होता है। ठीक है, गेहूँ जो है वो मैक्सिमम इन मैदानों में लगती है, बाणगंगा वाले मैदानों में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं तीसरा जो हमने प्रदेश बांटा था जिसका नाम था माही के मैदान। तो माही नदी कहाँ पे बहती है, हम यहाँ पे एक चित्र से समझते हैं। तो ये है बांसवाड़ा, ये है डूंगरपुर, और ये है प्रतापगढ़। तो माही नदी देखिए यहाँ से आती है एमपी की तरफ से, और ये बांसवाड़ा में, फिर यहाँ पे डूंगरपुर। ठीक है, और फिर वापस मुड़ जाती है। तो उल्टे यू के आकार में जो है कोई रिवर है तो वो है माही। दूसरा, माही जो रिवर है वो कौन सी रेखा को काटती है? कर्क रेखा को दो बार काटती है। कर्क रेखा मैंने आपको बताया था डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों से गुजरती है। तो यहाँ से ऐसे गुजरती है, तो माही नदी एक बार यहाँ काट रही है, एक बार यहाँ काट रही है। तो एक ये ऐसी नदी है माही भारत में जो उल्टे यू आकार की है, और जो कर्क रेखा है उसको दो बार काटती है। चलिए, ये तो ठीक है, हमने देख लिया। अब माही नदी जो है और उसके आसपास जो विशेषताएं हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो मैदानी एरिया है इसको हम बोलते हैं छप्पन के मैदान, या फिर नदी नालों का समूह, ये इसी को ही बोलते हैं। जबकि हमने पिछले लेक्चर में देखा है जब हम पढ़ रहे थे अरावली के बारे में, तो छप्पन के हिल्स, छप्पन पहाड़ियाँ कहाँ पे थी? बाड़मेर में। गोलाकार जो पहाड़ियाँ थी, याद होगा आपको। ठीक है, तो ये छप्पन हिल्स तो हैं बाड़मेर में। छप्पन के मैदान कहाँ पे हैं? मैंने बताया था आपको, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। ठीक है, उसके बाद ये माही नदी के जस्ट पास में प्रतापगढ़ के, और ये तटीय जो ये तटीय भाग है, ठीक है, ये जो तट है इसको हम बोलते हैं कांठल प्रदेश। तो कांठल प्रदेश कहाँ पे है? ध्यान से देखेंगे तो प्रतापगढ़ में है। ठीक है, तो एक तो हो गया कांठल प्रदेश, दूसरा हो गया आपके छप्पन के मैदान। अब तीसरा देखते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, कटाफटा विखंडित, तो इस पहाड़ी क्षेत्र को हम बोलते हैं वागड़ प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गए तीन चीज़ें, एक हो गया आपका कांठल प्रदेश, एक हो गया छप्पन के मैदान, और एक हो गया आपका वागड़ प्रदेश। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं पुष्प प्रदेश। पहले बोला जाता था इनको पुष्प प्रदेश। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, ये बहुत पहले कहा जाता था पुष्प प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे जो है महुआ बहुत होता था, महुआ, और महुए के पुष्प से क्या बनती है? शराब। ठीक है, तो शराब काफ़ी यहाँ पे उत्पादित होती थी। तो चूँकि महुए के पुष्प से बहुत ज़्यादा यहाँ शराब होती थी इस प्रदेश में, तो इसको क्या बोला जाता था? पुष्प प्रदेश। ठीक है, जब बहुत पहले बोला जाता था, अभी तो इसको अलग अलग नामों से बोलते हैं, वागड़ प्रदेश बोलते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा को, प्रतापगढ़ में हमने देखा छप्पन के मैदान बोल दिया, यहाँ पे जो ये प्रदेश है इसको बोल दिया हमने कांठल प्रदेश। ठीक है, अच्छा,
इसके बाद अगर हम यहाँ बात करें तो हमने देख लिया वागड़ प्रदेश या छप्पन के मैदान को ही भाटी मैदान भी बोलते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे जो मिट्टी है वो लाल चिकनी मिट्टी है। अच्छा, इस मिट्टी में जो है मक्का और चावल बहुत होता है। तो मक्के की ये देखिए माही कंचन, माही धवल, माही नाम जुड़ा हुआ है क्योंकि ये इसी एरिया में होते हैं। और चावल में एक है सुगंधरा, वो भी यहीं उगाया जाता है। ठीक है, तो आज हमने देखा हमने देखी राजस्थान के पूर्वी मैदान, हमने इनकी खासियतें देखी, इसको हमने 3 भागों में बांटा। ठीक है, कौन सी मृदा है यहाँ पे, कितनी जनसंख्या है, कितना क्षेत्रफल है, तो आज हमने ये सब देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न जो कि हमारा बचा है, वो है हाड़ौती के मैदान। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।